कल हमने हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी का फर्स्ट टॉपिक देखा था प्री-एक्लेम्पशिया। आज हम देखने वाले हैं एक्लेम्पशिया। Okay. So first we see definition. Pre-eclampsia when complicated with generalized tonic and clonic convulsions with or without coma is called as eclampsia. यानी प्री एक्लेम्पशिया में एक्लेम्पशिया के जैसे ही हाइपरटेंशन विथ प्रोटीनयूरिया होता है along with the generalized tonic and clonic convulsions with or without coma. Okay. इसका इंसिडेंस होता है इन इंडिया इट रेंजेस फ्रॉम 1 in 500 to 1 in 30. इट इज मोर कॉमन इन प्राइमी ग्रेविडा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? इट इज सेम लाइक प्री-एक्लेम्पशिया। जैसे कि प्री-एक्लेम्पशिया में होता है, हमने देखा कि मेनली पैथोलॉजी होती है एंडोथेलियल डिसफंक्शन एंड वाजोस्पाज्म। एंडोथेलियल डिसफंक्शन इज ड्यू टू द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस and inflammatory mediators, and vasospasm is due to the imbalance between the vasodilators and vasoconstrictors. अब एक्लेम्पशिया मेनली कन्वर्जन्स होते हैं। द कॉज ऑफ कन्वर्जन इज cerebral irritation, but cerebral irritation is due to the anoxia. Anoxia क्या होता है? Due to the सेरेब्रल वेसल के स्पाज्म के कारण एनोक्सिया होता है। ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो अच्छी तरह से नहीं होती है ब्रेन को, इसलिए फिर सेरेब्रल इरिटेशन होता है। सेकंड कॉज है सेरेब्रल एडिमा एंड थर्ड वन है एक्सेसिव रिलीज ऑफ एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसके कारण सेरेब्रल इरिटेशन होता है और उसके कारण कन्वर्जेंस आते हैं। तो एक्लेम्पशिया के मेन क्लिनिकल फीचर्स क्या है? जो सीवियर प्री एक्लेम्पशिया के फीचर है, ऑलवेज शो द फीचर ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्पशिया। ओके। तो सीवियर प्री एक्लेम्पशिया के मेन क्लिनिकल फीचर्स क्या है? बीपी इज मोर देन 160 by 110 mm of Hg, proteinuria, oligouria, thrombocytopenia, HELLP syndrome, cerebral disturbance, visual disturbance, severe epigastric pain, retinal hemorrhage, IUGR and pulmonary edema। ये जो प्री एक्लेम्पशिया में आते हैं, सीवियर प्री एक्लेम्पशिया के जो फीचर है वो सभी एक्लेम्पशिया में आते हैं। ओके, along with the convulsions. These convulsions are usually multiple. जो फिट होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, रिकरिंग एट वेरियंग इंटरवल्स। अगर ये इंटरवल्स होते हैं बिटवीन टू कन्वर्जन, अगर वो बहुत शॉर्ट होता है और रिपीटेडली फिट्स आते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेक्टिकस। ओके। एंड फॉलोइंग द कन्वर्जन द टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके। अब एक्लेम्प्टिक कन्वर्जन के स्टेजेस हम देखेंगे। मेन एक्लेम्प्टिक कन्वर्जन के स्टेजेस होते हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट वन इज प्री मॉनिटरी स्टेज, सेकंड वन इज टोनिक स्टेज, थर्ड वन इज क्लोनिक स्टेज एंड फोर्थ वन इज स्टेज ऑफ कोमा। ओके। प्री मॉनिटरी स्टेज में क्या होता है? तो पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस, देयर इज ट्विचिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस, टंग एंड लिम्स, eyeball roll and turn to the one side and it become fixed. This stage it last for say 30 seconds. उसके बाद में आता है टोनिक स्टेज। ओके। द टोनिक स्टेज में क्या होता है? द होल बॉडी गोज इनटू द टोनिक स्पाज्म। उसके कारण रेस्पिरेशन सीज हो जाता है। टंग प्रोट्रूडेड बिटवीन द टीथ, यानी टंग बाइट होता है। उससे साइनोसिस होता है, साइनोसिस अपीयर, आईबॉल फिक्स्ड एंड दिस स्टेज आल्सो लास्ट फॉर 30 सेकंड। ड्यूरेशन इसका भी 30 सेकंड ही है। उसके बाद में आता है क्लोनिक स्टेज ऑफ कन्वर्जन। ओके। इसमें क्या होता है? ऑल वॉलंटरी मसल्स अंडरगोज अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसमें अल्टरनेटली वॉलंटरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं। इसमें क्या होता है? तो twitching start in the face and then involve one side of the extremities and last it involve whole body. Okay. इसमें क्या होता है? टंग बाइट होता है एंड ब्रीदिंग इज टर्टस। इसमें ब्रीदिंग जो होता है वो नॉइजी होता है, यानी स्नोरिंग जो जो साउंड होता है वैसे उसका साउंड होता है ब्रीदिंग का, ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द लैरिंग्स। ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है लैरिंग्स में? तो ड्यू टू द ब्लड स्टेन फ्रोदी सिक्रेशन। इसमें कन्वल्जन में क्या होता है? ब्लड स्टेन फ्रोदी सिक्रेशन होता है जो माउथ में पूरा भरा हुआ होता है और उसका ऑब्स्ट्रक्शन लैरिंग्स में होने की वजह से फिर स्नोरिंग साउंड होता है ब्रीदिंग का। ओके।
साइनोसिस ग्रेजुअली डिसअपियर, इसमें साइनोसिस धीरे धीरे कम होता है. दिस स्टेज इज लास्ट फॉर 1 to 4 मिनट्स. उसके बाद में आता है स्टेज ऑफ कोमा. ओके, इट मे लास्ट फॉर द ब्रीफ पीरियड. ये बहुत देर के लिए ये स्टेज होता है. इसमें पेशेंट अपेयर टू बी कंफ्यूज्ड इन स्टेट आफ्टर द फिट. फिट होने के बाद फिट कन्वर्जन खत्म होने के बाद पेशेंट जो होता है वो कंफ्यूज स्टेट में दिखाई देता है. एंड पेशेंट ऑल्सो फेल टू रिमेम्बर द व्हाट हैपनिंग. यानी जो कुछ उस कन्वर्जन में हुआ है वो सब पेशेंट को रिमेम्बर नहीं होता है. ओके, ध्यान में नहीं रहता है. ये हुआ स्टेजेस ऑफ एक्लेप्टिक कन्वर्जेंस. उसके बाद में आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस. तो जो ये एक्लेम्शिया के सिम्टम्स है वो नीचे जो डिसीज दिए हुए हैं उनसे जो बहुत मिलते जुलते होते हैं, इसलिए उनसे डिफ्रेंशिएट करना जरूरी होता है. तो फर्स्ट है इपिलिप्सी. इपिलिप्सी में भी इसी तरह के कन्वर्जेंस आते हैं. ओके, हिस्टेरिया, एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, पॉइजनिंग, cerebral malaria एंड puerperal cerebral thrombosis. इन सभी को एक्लेम्शिया से डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है. ओके, अब हम देखेंगे एक्लेम्शिया के कॉम्प्लिकेशन. तो फर्स्ट मैटरनल कॉम्प्लिकेशन. इसमें क्या होता है, इंजुरीज में मोस्ट ऑफ टंग बाइट ये इंजुरी होती है. सेकंड है एक्सीडेंटल हिमरेज. ओके, एक्सीडेंटल हिमरेज होता है यानी बहुत बार एब्डोमेन, जो प्रेग्नेंट मदर है उसके कन्वल्जन के ड्यूरिंग उसको एब्डोमेन में गिरने की वजह से बोलो तो ट्रोमा हो सकता है. उस ट्रोमा की वजह से एब्रुप्शो प्लेसेंट के चांसेस होते हैं और उसके कारण पीवी ब्लीडिंग होता है. ओके, cerebral hemorrhage ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है. पल्मोनरी इडिमा. ओके, इट इज ड्यू टू द कैपिलरी लीकेज के कारण ये होता है. उसके बाद में आता है न्यूमोनिया, सेप्टिक न्यूमोनिया, पोस्टपार्टम हेमरेज, ARDS, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, ARF, puerperal sepsis, postpartum hemorrhage, postpartum shock, death and recurrence of eclampsia in subsequent pregnancy. यानी नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है उसमें भी एक्लेम्शिया का रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं. फिटस के क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो प्रीमैच्योरिटी. इट इज ड्यू टू द spontaneous premature labor or due to the induced intrauterine asphyxia. Okay, and last one is death. It is due to asphyxia. अब मैनेजमेंट क्या होती है, तो सब मेन हमें मेंटेन करना पड़ता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. ये मेन इसकी मैनेजमेंट है. एयरवे मेंटेन क्यों करना पड़ता है, तो जो सिक्रीशन होता है कन्वर्जन में उसके कारण जो होता है लैरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन होता है और ब्रीदिंग अच्छे से पेशेंट नहीं कर पाता है. तो हमें जो वो सिक्रेशन होता है उसको सक्शन की मदद से वो सक करना पड़ता है. उसके कारण फिर एयरवे जो होता है वो मेंटेन होता है और पेशेंट अच्छी तरह से ब्रीदिंग कर पाता है. बीपी शुड बी स्टेबलाइज बाय एंटी हाइपरटेंसिव. एंटी हाइपरटेंसिव का यूज हम बीपी को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम रेगुलर जो एंटी हाइपरटेंसिव है यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है बहुत बार प्लेसेंटल परफ्यूजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है और उसके कारण फिटल डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस होते हैं. इसलिए हमें रूटीन एंटी हाइपरटेंसिव हमें यूज नहीं करने हैं यहाँ पे. ओके, उसके बाद में कन्वर्जन शुड बी अरेस्टेड बाय एंटी हाइपरटेंसिव. तो मेन एंटी हाइपरटेंसिव हम यहाँ कौन सा मैग्नीशियम सल्फेट है वो मेन एंटी हाइपरटेंसिव हम यहाँ पे यूज करते हैं. ओके, उसके बाद होता है डायूरेटिक इज गिवन इफ देयर इज पल्मोनरी इडिमा. अगर पल्मोनरी इडिमा है तो हमें डायूरेटिक यूज करना चाहिए लाइक फ्रूसेमाइड. ओके, सीडेशन to avoid the cardiac arrest, and patient should be shifted to the tertiary care center for the obstetric management. Okay, gestational hypertension. Gestational hypertension it occurs after the 20th week of pregnancy. जो gestational hypertension है वो प्रेगनेंसी में 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में ऑकर होता है लाइक प्रीएक्लेम्शिया, but it is not associated with evidence of preeclampsia like proteinuria, thrombocytopenia, hepatic dysfunction. ये जो है ये सिम्टम्स यहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं. और बीपी should come down to the normal within the 6 weeks after the delivery. यानी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में बीपी जो है वो विदिन 6 वीक्स में
नॉर्मल को आ जाता है। असेंशियल हाइपरटेंशन, अब असेंशियल हाइपरटेंशन में भी प्री प्रेग्नेंट हाइपरटेंशन, ये में भी प्रेगनेंसी के पहले ही होता है हाइपरटेंशन। इट मे बी प्रेजेंट बिफोर द 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के पहले ये बहुत बार ये स्टार्ट हो जाता है। इट परसिस्ट इवन आफ्टर द थर्ड 3 मंथ ऑफ द डिलीवरी, ये बहुत बार लाइफ टाइम होता है, यानी डिलीवरी के 3 महीने के बाद भी ये परसिस्ट होता है, बहुत बार ये तो लाइफ टाइम होता है। हाइपरटेंसिव रेटाइनोपैथी, जो रेटाइनोपैथी है हाइपरटेंशन के कारण बहुत बार रेटाइना में चेंजेस आ जाते हैं, वो इसमें दिखाई देते हैं। एब्सेंस ऑफ प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। नॉट एसोसिएटेड विथ हीमोडायनामिक चेंजेस लाइक प्रीएक्लेम्पशिया, प्रीएक्लेम्पशिया में जो हीमोडायनामिक चेंजेस होते हैं वो इसमें नहीं दिखाई देते हैं। ओके, लाइक एलिवेटेड लिवर एंजाइम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये जो है सीरम यूरिक एसिड लेवल जो प्रीएक्लेम्पशिया में बढ़ जाती है, ये कोई चेंजेस इसमें नहीं दिखाई देते हैं। ओके, तो इसकी क्या मैनेजमेंट होती है मेनली? टू प्रिवेंट द सुपर इम्पोजिशन ऑफ प्री एक्लैम्पशिया, यानी इसको हमें प्री एक्लैम्पशिया में सुपर इम्पोज नहीं होने देना है। टू प्रिवेंट, तो प्रिवेंट करना है इसको। टू मॉनिटर द मैटरनल एंड फिटल वेलबींग, टू स्टेबलाइज द बीपी बाय यूजिंग द एंटी हाइपरटेंसिव, टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी एट ऑप्टिमल टाइम।